नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों को फिर एक बार हमारे YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव बाबा पर फिर से एक बार स्वागत है। मैं मुन्ना सर आप लोगों को 10th क्लास की मैथ और साइंस की वो सारी ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे जो इस साल आपको एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पिछले चैप्टर में हम लोग प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से हम लोग पढ़े हुए थे, जो पीछे वाले आप लोग प्रश्नावली में देखे हुए थे, पीछे वाले पार्ट में देखे हुए थे, जिसका 1 से 5 तक थोड़ा सा लंबा पार्ट हो गया है। मजबूरी ये है था कि उसमें बहुत कम क्वेश्चन लिया गया था, जैसे 1 से 20 तक 20-20 क्वेश्चन लिया गया था और क्वेश्चन थोड़ा सा प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन मिलाकर है, इसलिए वो पार्ट थोड़ा सा बड़ा चला गया है। लेकिन कोशिश करेंगे कि अब जितने सारे होगा वो आपको ऑब्जेक्टिव जितना सारा होगा वो अब हम कम करेंगे, धीरे धीरे कम करेंगे। आइए देखते हैं अगले। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है फिजिक्स का मानव नेत्र। क्या है बाबू? मानव नेत्र। ये आपके फिजिक्स का है, वहां रहेगा फिजिक्स में लिखा रहेगा मानव नेत्र एवं रंग बिरंगी संसार। तो उसी चैप्टर से है। आपको बता दे कि ये भी प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से रिलेटिव है। ये भी प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के रिलेटिव है, तो इसलिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप ध्यान से देखिएगा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसी एक्सरसाइज से पूछा जाएगा, तो इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब थोड़ा 1 नंबर क्वेश्चन पर हम ध्यान देते हैं कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है बाबू कि एक प्रिज्म जो होता है वो कितने सतहों से घिरा होता है। तो आपको बता दें कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। 5 सतहों से घिरा होता है। एक प्रिज्म की सतह जो होती है, बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि एक प्रिज्म की 3 सतह होती है। ऐसा नहीं है, 3 नहीं होता है बाबू, 5 होता है। कितने सतह होते हैं? 5 सतह होते हैं। बहुत सारे टीचर लोग, भले ही टीचर पढ़ाता है कि प्रिज्म आपको ऐसे पढ़ा दिया और यहाँ से बोल दिया कि यहाँ से प्रकाश की किरण जाएगी, यहाँ से फिर 7 रंगों में वो विभक्त हो जाएगी, यहाँ से 7 रंगों में विभक्त हो जाएगी, ऐसे पढ़ाया जाता है। तो इसमें 3 सतह बनाया गया, लेकिन ऐसा बात नहीं होता है। प्रिज्म में 3 सतह नहीं होता है। प्रिज्म में कितनी सतह होती है? 5 सतह होती है, याद रखिएगा। वह वर्णपट जिस पर प्राप्त सभी रंग स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं क्या कहलाते हैं? वह वर्णपट किसको बोलते हैं बाबू? वर्णपट किसको बोलते हैं? जिस पर जो होता है 7 रंग, जो 7 रंग जो आता है। मानकर चलिए कि यहाँ प्रिज्म है, यहाँ से आप श्वेत प्रकाश की किरण भेज रहे हैं और यहाँ से पार कर कितने रंगों में भी व्यक्त हो गया? 7 रंगों में। 3, 4, 5, 6, 7 रंगों में भी व्यक्त हो जाता है। तो अगर हम जिस पर्दे पर वर्णपट अगर स्पेक्ट्रम को हम उतारते हैं, जिस पर उतारते हैं, अगर वो साफ दिखाई दे रहा है तो उसे शुद्ध वर्णपट कहेंगे। आप लोग देखे होंगे, जैसे इंद्रधनुष के बारे में आप लोग देखे होंगे, तो इंद्रधनुष कभी कभी साफ दिखाई देता है। तो साफ दिखाई देने लगा ना बाबू, तो उसे हम शुद्ध वर्णपट कहेंगे। और अगर साफ कभी कभी इंद्रधनुष जो दिखता है ना, वो साफ नहीं दिखता है, तो उसे अशुद्ध वर्णपट कहेंगे। साफ दिखेगा उसे शुद्ध वर्णपट, और साफ नहीं दिखेगा उसे अशुद्ध वर्णपट। तो यहाँ हमारे क्वेश्चन में बोला है, कि वह वर्णपट जिस पर प्राप्त सभी रंग स्पष्ट रूप से, स्पष्ट मतलब होता है कि साफ दिखाई पड़ता है, क्या कहलाता है? तो क्या कहेंगे बाबू? उसे शुद्ध वर्णपट कहेंगे। हम क्या कहेंगे? शुद्ध वर्णपट कहेंगे। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। खतरे के निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? तो खतरे के निशान रंग में किस रंग का प्रयोग किया जाता है बाबू? लाल। आप देखे होंगे किसी भी चीज को, खतरा को सूचना बताने के लिए वहां लाल झंडी लगा दिया जाता है, लाल कपड़ा रख दिया जाता है। आप ट्रेन को देखिएगा, रोकने के लिए आप लाल कपड़े का उपयोग किया जाता है। आपको सूचना खतरे को देखिएगा, बत्ती जो होता है, बत्ती आप ट्रैफिक में होंगे तो देखिएगा, ट्रैफिक में क्या होता है? लाल, हरा, पीला ऐसे कर बत्ती होता है। तो लाल बत्ती अगर जल गया तो इसका मतलब है कि आपको रुकना है। तो रुकना है क्यों? क्योंकि खतरा का सूचना बता रहा है। तो याद रखिएगा कि खतरे की सूचना बताने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। किस रंग का प्रयोग किया जाता है? लाल रंग का। अगले क्वेश्चन देखिए।
इंद्रधनुष के भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है? जो इंद्रधनुष के भीतरी जो हिस्सा होता है ना, इंद्रधनुष में 7 रंग मिलकर बने होते हैं। कितने रंग मिलकर बने होते हैं बाबू? 7 रंग मिलते हैं। लेकिन जो भीतरी हिस्सा जो होता है, इंद्रधनुष के भीतरी हिस्सा जो होता है, वो याद रखिएगा, वो बैगनी कलर का होता है। भीतरी हिस्सा किस कलर का होता है बाबू? बैगनी कलर का होता है। अगला क्वेश्चन, आइरिस के पीछे परत को क्या कहते हैं? आइरिस, आइरिस मतलब होता है पुतली। आइरिस मतलब होता है बाबू पुतली। तो पीछे वाली परत को हम लोग क्या बोलेंगे? तो याद रखिएगा, पीछे वाली परत को हम लोग नेत्र द्वार बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू? नेत्र द्वार। आइरिस पुतली के पीछे एक लेंस होता है, उसी लेंस से होकर प्रकाश की किरण जाती है, इसलिए उसे नेत्र द्वार बोलेंगे। अगले क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य आंख के लिए उसकी समंजन क्षमता कितनी होती है? 5 डाईऑप्टर, 4 डाईऑप्टर, 3 डाईऑप्टर, 2 डाईऑप्टर। तो बहुत सारे बच्चे मार देंगे 5 डाईऑप्टर, लेकिन ये गलत हो जाएगा। 5 डाईऑप्टर नहीं होता है बाबू। कितना डाईऑप्टर होता है? 4 डाईऑप्टर होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ 4 डाईऑप्टर होता है, और आप जानते हैं कि 4 डाईऑप्टर को अगर आप सेंटीमीटर में बदलिएगा तो आप यहाँ देखिए, 4 है तो 4, 4 है तो 4, और यहाँ हो जाएगा सेंटीमीटर में बदलने के लिए, जैसे मीटर 100 है तो 100 हो गया। और ये समंजन क्षमता है, तो इसको भाग कर देंगे 1 कितना से? 4 से। 4 से भाग करेंगे तो यहाँ 25 चौका 100, ये 25 सेमी हो जाएगा। डाईमीटर से हो गया, सेंटीमीटर में हो गया। तो ये आपका समान आंख के लिए उसकी समंजन क्षमता कितनी? अगर पूछेगा सेमी में पूछेगा तो आप 25 सेंटीमीटर को मारिएगा। कितना सेंटीमीटर को मारिएगा? 25। अगर आपको डाईऑप्टर में पूछेगा तो 4 डाईऑप्टर में मारिएगा, क्योंकि समंजन क्षमता, लेंस की क्षमता, याद रखिएगा कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो होता है वो डाईऑप्टर होता है। लेंस की क्षमता को हम लोग पी से सूचित करते हैं। क्या चीज से सूचित करते हैं? पी से। इसका एसआई मात्रक जो होता है, एसआई मात्रक जो होता है डाईऑप्टर होता है, जिसे हम लोग डी से सूचित करते हैं। और आप जानते हैं कि पी का फॉर्मूला होता है 1/f। तो पी अगर लिखे तो लेंस की क्षमता है, और एफ लिखे तो ये फोकस दूरी है। तो क्षमता लिखिएगा ना बाबू तो डाईऑप्टर में लिखिएगा, और फोकस दूरी लिखिएगा ना तो डाईऑप्टर में मत लिखिएगा, इसको सेमी में लिखिएगा। तो इसलिए याद रखिएगा, लेंस की क्षमता अगर सेमी में पूछे तो 25 सेंटीमीटर, अगर डाईऑप्टर में पूछे तो क्या डालिएगा बाबू? 4 डाईऑप्टर डालिएगा। अगले क्वेश्चन, सामान्य आंख के लिए यानी सामान्य नेत्र के लिए अभी क्वेश्चन पढ़ाए हैं, दूर बिंदु क्या होती है? समान आंख के लिए तो याद रखिएगा कि दूर, दूर मतलब दूर की वस्तु को। तो कितना दूर हम देख सकते हैं? हम अपने आंख को से कितने दूर देख सकते हैं? तो हम अपने आंख से बहुत दूर तक से देख सकते हैं, जितना चाहेंगे उतना दूर को। अब बहुत दूर भी नहीं जा सकते हैं, मतलब दूर देख सकते हैं, कुछ दूर तो देख सकते हैं। बहुत दूर इस तरह दिखाएंगे, जैसे आपके यहाँ देखते हैं कि आप देखते हैं तो आपके घर और से ढक जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जब आप खुला में, वो खूब खुला में जाइएगा तो खूब दूर तक दिखाई देता है। तो इसलिए याद रखिएगा कि सामान्य आंख के लिए, जिस आदमी के सामान्य आंख, एक और बोला है सामान्य आंख यानी सामान्य नेत्र। तो सामान्य आंख मतलब उसको बोलते हैं जिसके आंख में किसी प्रकार का बीमारी नहीं होता है, सामान्य आंख बोला जाता है। और सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु जो होती है अनंत होती है, और निकट बिंदु जो होती है वो 25 सेमी तक होती है। तो याद रखिएगा कि 25 सेमी से नजदीक हम किसी वस्तु को अगर ला कर देखें तो वो दिखाई नहीं देगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बता रहे हैं, चलिए हम किसी किताब को लेकर अगर देखेंगे, यहाँ देखेंगे पढ़ाई दे देगा, लेकिन यहाँ रख कर देखेंगे तो बाबू दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। तो याद रखिएगा कि नजदीक कितना सेमी तक होना चाहिए? 25 सेमी तक होना चाहिए। दूर कहां तक होना चाहिए? अनंत तक होना चाहिए। तो सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु कहां होता है? अनंत। और सामान्य आंख के लिए निकट बिंदु कितना होता है? तो 25 सेमी होता है। कितना होता है? 25 सेमी। तो सामान्य आंख के लिए यानी नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना होगा? बोलिए 25, 25, 25 की अनंत कितना होगा बाबू? अनंत होगा, क्योंकि दूर बिंदु बोला है। कौन बिंदु बोला है? दूर बिंदु बोला है। अगर निकट बोलता ना तब आप 25 सेमी पर टिक मारते। निकट अगर हम बात कर दे निकट, तो बाबू निकट कितना होता है? निकट बिंदु कितना होता है? 25 सेमी होता है। कितना सेमी होता है बाबू? 25 सेमी लिखिए तब, या 4 डाईऑप्टर लिखिए तब। लेकिन वहीं दूर बिंदु के लिए बात करें ना, तो दूर बिंदु के लिए जो होता है ना वो क्या होता है बाबू? अनंत होता है। क्या होता है?
अनंत होता है। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, निकट दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। तो निकट के लिए आपको समझा देते हैं। यहाँ देखिए, निकट के लिए हम लोग अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करते हैं। किस लेंस के चश्मे का बाबू? अवतल लेंस के चश्मे का। किस लेंस के चश्मे का उपयोग करते हैं? अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करते हैं। लेकिन दूर की वस्तु के लिए, के लिए याद रखिएगा, ये उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं बाबू? उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग करते हैं। फिर से सुनिएगा, निकट कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष के लिए, यानी निकट की दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस की, दूर के लिए उत्तल लेंस की। और याद रखिएगा कि अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस बोलते हैं। याद रखिएगा, अपसारी लेंस बोलते हैं। और उत्तल लेंस के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? अभिसारी लेंस बोलते हैं। ये पूरा चीज को नोट कर लीजिएगा। निकट दृष्टि दोष कि निकट की वस्तु तो साफ साफ दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु हमें साफ साफ नहीं देती है। तो उसके लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अवतल लेंस से प्रकाश की किरण और फैल जाती है, फैलाकर दूर की वस्तु हमें दिखाई दे देती है। तो यहाँ निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के चश्मे का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस के। अवतल लेंस को हम कौन लेंस बोलते हैं बाबू? अपसारी लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपसारी लेंस, अभिसारी लेंस तो यहाँ निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस बोलते हैं। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस को। उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? अभिसारी लेंस बोलते हैं। कौन लेंस बोलते हैं? अभिसारी लेंस। तो निकट दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष का उपचार अवतल लेंस। अब देखिए, इसमें अवतल तो है नहीं भाई, इसमें अवतल तो नहीं है, लेकिन देखिएगा अपसारी है, तो आप अपसारी पर टिक मारिएगा। तो यहां देखिएगा, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, अभी पढ़ाया है, दूर बिंदु कितना होता है बाबू? अनंत होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर दूर बिंदु कितना होता है, तो कहिएगा कि सर दूर बिंदु अनंत होता है। लेकिन निकट की बात करें तो निकट कितना होता है? तो आपको अभी पढ़ाया है कि निकट बिंदु कितना होता है। तो याद रखिए कितना होता है? 25 सेमी। बहुत सोच समझकर थोड़ा सा मारिएगा। देखिए, यहाँ भी 25, यहाँ भी लग रहा है कि 25, लेकिन 2.5 मीटर है। मीटर में तो होके भी नहीं करेगा। यहाँ भी सेमी में है। सॉरी, गलती हो गया, क्योंकि यहाँ 25 सेमी होता है। देखिए, हम खुद कंफ्यूज हो जा रहे हैं। ऑप्शन आपको भी वैसे ही देगा, ऐसे देगा कि लगेगा कि चारों का चारों ऑप्शन है। हम खुद कंफ्यूज हो गए हैं बाबू। वहाँ 25 मीटर है, ये नहीं होगा। अगर हम बात करें, अभी हम कहे हैं कि सर 25 मीटर होगा, जी नहीं, क्योंकि हम खुद से कंफ्यूजन हो गए हैं। 25 मीटर नहीं, 25 सेमी होगा। सही आंसर तो आपका सी होगा, क्योंकि यहाँ 25 मीटर में है, 25 सेमी में है। तो आप थोड़ा सा जब भी ऑब्जेक्टिव पर टिक लगाइएगा, ऑब्जेक्टिव का OMR शीट जब भी भरिएगा, तो थोड़ा सा हमारी बात को एक बात ये ध्यान रख दीजिएगा कि ऑप्शन जो है ना, खूब गौर से देख लीजिएगा। क्वेश्चन से ज़्यादा आपको देखना है क्या बाबू? तो ऑप्शन देखना है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव का विजेता बनना है तो ये ध्यान रखिए कि क्वेश्चन से ज़्यादा आपको ऑप्शन पर ज़्यादा ध्यान देना है कि सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन बिंदु की न्यूनतम दूरी कितना होगी? तो याद रखिएगा कि 25 सेमी होगा। अगले क्वेश्चन पर, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है। तो देखिए, निकट स्थित साफ साफ नहीं देख सकता है, तो आपको बता दे कि जो साफ साफ दिखाई दे रहा है ना, जो साफ साफ दिखाई दे रहा है, वो हमें बीमारी नहीं है। अगर हम बात करें तो बाबू, वो हमें बीमारी नहीं है। जैसे हम बात करें, हम निकट दृष्टि दोष की बात करें तो कहने से निकट, यानी हमें निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई दे रही है, लेकिन दूर की वस्तु हमें साफ साफ दिखाई नहीं दे रही है। निकट की वस्तु हमें साफ साफ दिखाई दे रही है, लेकिन दूर की वस्तु हमें साफ साफ, दूर में क्या होगा? दूर की वस्तु हमें साफ साफ दिखाई दे रही है, लेकिन निकट की वस्तु हमें साफ साफ दिखाई नहीं दे रही है। यहां देखिएगा कौन? तो निकट स्थित वस्तु हमें साफ साफ नहीं देख सकते हैं। निकट स्थित वस्तु हमें साफ साफ नहीं देख सकते हैं। इसका मतलब है कि इसमें कौन दोष है? तो आपको बता दे, दूर दृष्टि दोष। कौन दोष है? दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में क्या होगा? दूर की वस्तु हमें साफ साफ दिखाई देगी। दूर दृष्टि दोष,
दूर की वस्तु हमें साफ साफ दिखाई। देखिए देखिए, एक होता है बाबू तुम्हारा निकट, थोड़ा सा समय लेंगे, एक होता है तुम्हारा दूर। सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूजन इसी में होते हैं। निकट में क्या होगा कि निकट में, निकट रखी वस्तु हमें, निकट में क्या होगा कि निकट रखी वस्तु, निकट रखी वस्तु, वस्तु साफ साफ दिखाई देगी। साफ साफ, साफ साफ दिखाई देगी, साफ साफ दिखेगा। दूर दृष्टि में क्या होगा, दूर रखी वस्तु, दूर रखी वस्तु हमें साफ साफ दिखेगा। निकट में निकट रखी वस्तु हमें साफ साफ दिखेगा, दूर में दूर रखी वस्तु साफ साफ दिखेगा। इसका मतलब क्या हुआ, निकट रखी वस्तु बस साफ साफ दिखेगा, मतलब दूर रखी वस्तु हमें साफ साफ नहीं दिखेगा। हमें कौन साफ साफ नहीं दिखेगा, तो दूर साफ साफ नहीं दिखेगा, दूर साफ नहीं दिखेगा, दूर साफ नहीं दिखेगा। इसमें दूर है तो इसमें कौन साफ नहीं दिखेगा, निकट साफ नहीं दिखेगा, निकट साफ नहीं दिखेगा, निकट साफ नहीं दिखेगा। यहां अगर बात करें निकट वस्तु साफ साफ नहीं दिखे, निकट वस्तु साफ साफ नहीं दिखे, इसमें कौन बीमारी है, दूर, दूर दृष्टि दोष। हमारा सही आंसर कौन होगा, ए होगा। कैसे, फिर से सुन लीजिए, निकट मतलब निकट रखी वस्तु हमें साफ साफ दिखाई दे, लेकिन दूर रखी वस्तु हमें साफ साफ दूर रखी। देखिए निकट, निकट दृष्टि वो दोष, यानी हमें निकट की वस्तु हमें साफ साफ दिखाई दे। बीमारी क्या होती है, फिर से सुनिए, निकट दृष्टि दोष यानी हमें दूर दिखाई नहीं दो, दूर दृष्टि दोष यानी निकट दिखाई नहीं दे। सुनाई दिया है, फिर से सुनिए, यहां निकट दृष्टि दोष यानी हमें दूर दिखाई नहीं दे, दूर दृष्टि दोष हमें निकट दिखाई नहीं दे, तो निकट स्थित वस्तु हमें साफ साफ नहीं देख सकते हैं, उसे दूर दृष्टि दोष कहेंगे। अगर हम निकट स्थित वस्तु हमें साफ साफ दिखाई दे, अगर हम निकट रखी वस्तु हमें साफ साफ दिखाई दे, साफ साफ दिखाई दे, निकट रखी वस्तु हमें साफ साफ दिखाई दे, तो उसे निकट दृष्टि दोष ही कहेंगे, निकट दृष्टि दोष ही कहेंगे। उसमें क्या होगा कि दूर रखी वस्तु हमें साफ साफ दिखाई नहीं देगा, दूर रखी वस्तु हमें साफ साफ दिखाई नहीं देगा, लेकिन निकट रखी वस्तु हमें साफ साफ कौन सी करेगा, दिखाई देगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए आपको पहले भी बता देते हैं कि कांच का उपयोग किया, कांच के सिल्ली का उपयोग किया, अवतल लेंस के कि उत्तल लेंस के कि प्रिज्म का। तो याद रखिएगा स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है बाबू, प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा कि प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, प्रिज्म का। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किसी दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने द्विफोकल लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। किसको संशोधित, यानी उत्तल और अवतल किसमें डाला जाता है, तो याद रखिएगा कि किसमें डाला जाता है, जरा दृष्टि दोष को। क्यों, क्योंकि निकट दृष्टि दोष को देखने के लिए आपको अवतल चाहिए, दीर्घ दृष्टि दोष को देखने के लिए आपको उत्तल चाहिए, और जरा दृष्टि दोष को देखने के लिए ये दोनों मिलाकर चाहिए। तो क्वेश्चन बोला है किस दृष्टि दोष को अवतल उत्तल दोनों प्रकार के लेंस से द्विफोकल लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। तो याद रखिएगा किस लेंस को, जरा दृष्टि दोष को। अगले क्वेश्चन को, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरण का अधिकांश अपवर्तन होता है, किसमें होता है, नेत्रोद के अंतर पृष्ठ में कि अभिनेत्री के अंतर पृष्ठ पर कि कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। याद रखिएगा कहां होता है बाबू, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। कहां होता है, कॉर्निया के
बाहरी पृष्ठ पर। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? पुतली जो होता है आइरिस, कभी कभी यहाँ पुतली लिखेगा तो याद रखिएगा कि कभी कभी आइरिस लिखेगा। आइरिस को ही पुतली बोलते हैं। इंग्लिश में हम आइरिस बोलते हैं, हिंदी में हम क्या बोलते हैं? पुतली बोलते हैं। तो पुतली का साइज कौन नियंत्रित करता है? पक्षमावी की, परितारिका की, नेत्र लेंस की, रेटिना। तो याद रखिएगा कि पुतली का साइज जो होता है वो कौन संशोधित करता है? तो याद रखिएगा परितारिका। कौन नियंत्रित करता है? तो परितारिका नियंत्रित करता है। अगला, किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ा होता है? किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ा होता है? तो आपको बता दे कि किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ा होता है? तो आप लोग जानते हैं कि किसका होता है? लाल का। किसका होता है बाबू? लाल का। किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ा होता है? याद रखिएगा किसका होता है? लाल। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ा यानी सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो देखिए बहुत सारे बच्चे नीला पर टिक लगा देते हैं। अरे नीला नहीं, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसे प्रतीत होता है? याद रखिएगा अंतरिक्ष यात्री अगर आकाश देखेगा तो उसको काला प्रतीत होगा। कैसे प्रतीत होगा? काला। लेकिन हम लोग आकाश को देखते हैं ना तो कैसा प्रतीत होता है? नीला। अगर ये क्वेश्चन पूछ दे कि हम लोग किसी आकाश को किस रंग का प्रतीत करते हैं तो वहां काला मत डालिएगा, नीला डालिएगा। और अंतरिक्ष यात्री किसी आकाश को कैसे प्रतीत करता है? तो याद रखिएगा कि वो कैसे प्रतीत करता है? काला प्रतीत करता है, काला होगा आपका। अगला क्वेश्चन, अभिनेत्री लेंस किस प्रकार का लेंस है? अभिनेत्री लेंस को हम लोग कौन लेंस बोलते हैं? अगर हम बात करें तो अभिनेत्री लेंस को कौन लेंस बोलते हैं? उत्तल की, अवतल की, बाइफोकल की, बेलनाकार? तो याद रखिएगा अभिनेत्री लेंस को हम लोग कौन लेंस, क्यों? क्योंकि अभिनेत्री, खुद से देखिए एक लिखा हुआ है, शब्द लिखा हुआ है अभिनेत्री। अभिनेत्री का अर्थ होता है कि जो हमारे नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस। तो इसलिए अभिनेत्री यानी हमारे नेत्र का लेंस उत्तल लेंस होता है, इसलिए हमारे अभिनेत्री लेंस को कौन लेंस बोलते हैं? उत्तल लेंस बोलते हैं। निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? उत्तल की, अवतल की, बाइफोकल की, बेलनाकार? याद रखिएगा कि निकट दृष्टि दोष को हम बार बार समझा रहे हैं कि अवतल। दूर दृष्टि दोष को किसके द्वारा हटाया जाता है? तो उत्तल। आपको रट लेना है कि उत्तल का प्रयोग जो होता है ना, उत्तल का प्रयोग जो होता है दूर के लिए होता है। किसके लिए होता है बाबू? दूर के लिए होता है। और अवतल का प्रयोग जो होता है ना, अवतल का प्रयोग जो होता है ना, वो किसके लिए होता है? निकट के लिए होता है, निकट की दृष्टि दोष के लिए। तो दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस। तो निकट दृष्टि दोष के लिए निम्नलिखित में से कौन? तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है? निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? कॉर्निया की, रेटिना की, परितारिका की, पुतली? इसमें से कौन होता है रंगीन भाग? तो हम बात करेंगे तो कॉर्निया, रेटिना और परितारिका। निम्नलिखित में से कौन से नेत्र का रंगीन भाग है? याद रखिएगा कि परितारिका। परितारिका जो होता है ना हमारे नेत्र का सबसे रंगीन भाग होता है। अगर हम बात करें कि परितारिका जो होता है ना बाबू हमारे नेत्र का सबसे रंगीन भाग होता है। अगले क्वेश्चन, वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का परिकर्णन अधिक होता है? तो याद रखिएगा कि वायुमंडल में लाल का नहीं होता है, लाल का नहीं होता है, नीला का भी नहीं होता है। अगर हम बात करें कि वायुमंडल में किसका, तो नीला का होता है। किसका होता है बाबू? नीला का। वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का परिकर्णन अधिक? वायुमंडल में। तो वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का परिकर्णन सबसे अधिक होता है? तो याद रखिएगा किसका होता है? नीला का। अगला, प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व यानी पहले दिखाई देने लगता है? प्रकाश का एक घटना होता है जिसके कारण सूर्य हमें सूर्योदय यानी सूर्योदय होने से लगभग 2 मिनट पहले ही दिखाई दे देता है। तो उसको क्या कहिएगा? परावर्तन नहीं, वायुमंडल परावर्तन नहीं होता है, क्योंकि वायुमंडलीय परावर्तन का तो इसमें बाबू कोई हिस्सा ये नहीं है। परिकिरणन की बात भी नहीं करिएगा। वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन एवं परिकिरणन इसमें विचलन अधिक होता है। तो श्वेत प्रकाश में
कि वर्ण क्रम में किस रंग के किरण का विचलन अधिक होता है। तो याद रखिएगा किस रंग का होता है, बैगनी का होता है। बैगनी का होता है ना, जो विचलन जो होता है ना वो अधिक होता है। अगला क्वेश्चन, तारे के टिमटिमाने का कारण है वायुमंडलीय परावर्तन। परावर्तन का तो बाबू कोई हिस्सा ही ये नहीं है। कुल परावर्तन की वायुमंडलीय अपवर्तन की कुल अपवर्तन। तो याद रखिएगा तारे का टिमटिमाना किसके वजह से होता है, तो याद रखिएगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है, वायु। परावर्तन का तो हिस्सा इसमें ये नहीं है बाबू, परावर्तन का हिस्सा ये नहीं है। तो किसके कारण होगा, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है, आंख के जिस भाग पर बनता है उसे क्या बोलते हैं, तो रेटिना। हमारे किसी भी वस्तु का, हमारी आंख जो है किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब किस पर बनाता है, तो याद रखिएगा कि कहां बनाता है, रेटिना पर बनाता है। तो ये रहा हमारा 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन है। अब आप लोगों से उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन को आप बेहतर से तैयारी करते रहिए। उम्मीद है कि आपका एग्जाम बहुत बेहतर जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।